चलो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। साल था 2024। गोवा के होटल ग्रैंडसन में एक कस्टमर रूम चेकआउट करके निकल जाता है। कस्टमर ने रूम छोड़ देने पर अक्सर रूम की सफाई की जाती है। होटल ग्रैंडसन में वही हुआ। कस्टमर ने रूम छोड़ देने के बाद सफाई के लिए एक होटल का कर्मचारी वहां पहुंचा। सफाई के दौरान कर्मचारी की नजर फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ी। इन धब्बों को देखकर उसे संदेह हुआ कि शायद यह खून के धब्बे हो सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने तुरंत होटल के मैनेजर को इस बात की सूचना दी। मैनेजर ने खुद कमरे में आकर देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि फर्श पर पड़े लाल धब्बे खून के ही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए होटल के मैनेजर ने कलंगूट पुलिस स्टेशन में कॉल करके खून के धब्बों की जानकारी दी। इस सूचना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और रूम की गहन तलाशी ली। पुलिस को भी खून के धब्बे दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गहराई से जांचने का निर्णय लिया। पुलिस ने होटल के कर्मचारी से पूछा कि इसके पहले रूम किसके नाम से बुक किया था, तो होटल मैनेजर ने बताया कि यह रूम सूचना सेठ के नाम से बुक था, जो कि एक महिला थी। इसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर से उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि उसके साथ में एक करीब 4-5 साल का छोटा बच्चा था और वह महिला बेंगलुरु के रहने वाली थी। होटल मैनेजर ने एड्रेस के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी पुलिस को बता दिया था। पुलिस ने जांच की शुरुआत सीसीटीवी से की। सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। फुटेज में देखा गया कि जब सूचना सेठ होटल में आई थी तब उनके साथ एक छोटा बच्चा था, लेकिन जब वह रात के करीब 1 बजे होटल से बाहर निकल रही थी तो बच्चा उनके साथ नहीं था। इस वजह से पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत सूचना सेठ से संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि जब पुलिस ने उनके मोबाइल पर कॉल किया तो उनका नंबर बंद मिला। तब होटल मैनेजर ने पुलिस को बताया कि सूचना सेठ ने होटल छोड़ते समय रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें टैक्सी उपलब्ध करवा दी जाए। उनकी रिक्वेस्ट पर उसने उन्हें टैक्सी उपलब्ध करवा दी थी। इसी वजह से होटल मैनेजर के पास टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल नंबर था। पुलिस ने होटल मैनेजर से टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल नंबर लिया, तुरंत उसे फोन लगाया जो सूचना सेठ को बेंगलुरु लेके जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर से कहा कि वह फोन पैसेंजर को दे दे। जब सूचना सेठ से बात हुई तो पुलिस ने सीधे सवाल किया, जब आप गोवा में होटल ग्रैंडसन में दाखिल हुई तो आपके पास एक 4-5 साल का बच्चा था, लेकिन वापस जाते वक्त किसी ने उसे आपके साथ नहीं देखा। आप बताइए, बच्चा किसका था और कहां है? सूचना ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, वह बच्चा मेरा बेटा था और बच्चे को शाम के समय पास ही में रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के यहां छोड़ दिया था। पुलिस ने तुरंत उस रिश्तेदार का पता पूछा जहां उन्होंने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। सूचना ने पुलिस को एक एड्रेस लिखवाया। पुलिस ने तुरंत इस एड्रेस की पुष्टि के लिए कलंगूट के नजदीकी थाने से संपर्क किया। पुलिस ने उस पते पर जाकर जांच की, लेकिन शुरुआती जांच में ही स्पष्ट हो गया कि सूचना सेठ ने जो पता दिया था वह पूरी तरह फर्जी था। यह जानते ही पुलिस का शक और बढ़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर से ड्राइवर को कॉल किया और उसे निर्देश दिया कि वह कार को लेकर जितनी जल्दी हो सके पास के पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। साथ ही पुलिस ने यह भी निर्देश दिए कि सूचना को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि कार पुलिस थाने की ओर जा रही है। पुलिस के निर्देश पर टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने सूचना सेठ से कहा कि आगे भारी ट्रैफिक जाम है और इस रास्ते से जाने में काफी समय लग सकता है। उसने बताया कि वह उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाएगा। ड्राइवर कार को कर्नाटक के चित्र दुर्गा के अंगला पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ देता है और वहां कार को पार्क करके वह कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहां के अधिकारियों को गोवा पुलिस के अधिकारियों से फोन पर बात कराता है। गोवा पुलिस के अधिकारियों ने अंगला पुलिस स्टेशन के अफसरों से कहा कि महिला के सामान की तुरंत तलाशी ली जाए। पुलिस जब सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने लगे तो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सूचना सेठ ने अपना बड़ा बैग खोलते ही पहले कुछ कपड़े मिले। जब सारे कपड़े और अन्य सामान हटाया गया तो बैग के सबसे नीचे करीब 4-5 साल के बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने सूचना से पूछा कि यह बच्चा किसका है और इसकी हत्या किसने की। इसके जवाब में सूचना ने कहा, यह मेरा बेटा है, लेकिन इसे किसने मारा मुझे नहीं पता।
तुरंत ही इसकी जानकारी गोवा पुलिस को दी गई और सूचना को वहीं कर्नाटक में गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंची। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने औपचारिक रूप से सूचना को अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई थी। इस मां का किरदार एक आम महिला का नहीं था। यह महिला एक जानी मानी डेटा साइंटिस्ट और एक प्रतिष्ठित कंपनी की सीईओ थी। सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया। पेशे से वह एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हैं और उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। फिलहाल बेंगलुरु में रहकर काम कर रही सूचना सेठ ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक गोवा के कलंग घूंट बीच के पास स्थित सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में रुकने के लिए बुकिंग की थी। 6 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे वह होटल पर पहुंच गई थी। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा था। बुकिंग के अनुसार उन्हें 10 जनवरी तक इस होटल में रुकना था, लेकिन 7 जनवरी को रात करीब 9 बजे सूचना ने अचानक होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और कहा कि क्योंकि उन्हें एक बेहद जरूरी काम से बेंगलुरु जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक टैक्सी उपलब्ध कर दी जाए। सूचना सेठ की हड़बड़ी और तुरंत बेंगलुरु जाने की जिद सुनकर होटल के स्टाफ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतनी लंबी दूरी टैक्सी से तय करना महंगा पड़ेगा और जाने में समय भी ज्यादा लगेगा। फ्लाइट से जाना एक बेहतर विकल्प रहेगा। लेकिन सूचना अपनी बात पर अडिग रही और बस इतनी ही चाहत जताई कि उन्हें तुरंत एक टैक्सी उपलब्ध करवा दी जाए। उनके इस दृढ़ आग्रह के बाद होटल स्टाफ ने टैक्सी ड्राइवरों से संपर्क करना शुरू किया। कई ड्राइवरों ने इतनी लंबी दूरी का सफर तय करने से इनकार कर दिया, लेकिन डिसूजा नामक एक ड्राइवर बेंगलुरु तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसने इस सफर के लिए एक बड़ी रकम की मांग की। जब होटल स्टाफ ने सूचना को इस किराए की जानकारी दी तो उन्होंने बेझिझक कहा, पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होते ही कुछ ही समय बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल पहुंच गया। थोड़ी देर में सूचना भी अपना सामान लेकर होटल के बाहर आ गई। लगभग रात के 1 बजे डिसूजा अपनी कार में सूचना सेठ को बिठाकर बेंगलुरु की ओर रवाना हो गया। इस केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर 4 साल के बच्चे की हत्या का मकसद क्या हो सकता है। पुलिस ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए सूचना सेठ से गहन पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना ने दावा किया, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की। जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था, लेकिन जब मैं उठी तो वह मर चुका था। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही थी ताकि मैं उसके साथ हमेशा रह सकूं। सूचना ने इस बयान को बार बार दोहराया। लगभग 10 से 12 दिनों तक पूछताछ करने के बाद भी वह यही बात कहती रही, खुद को निर्दोष बताती रही। बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे की मौत करीब 36 घंटे पहले गला घोंट कर की गई थी। इसका मतलब था कि बच्चे की हत्या तब हुई जब वह अपनी मां सूचना सेठ के पास ही था। पुलिस को यकीन हो गया कि इस हत्या का राज शायद सूचना के मनोविज्ञान में छिपा हो सकता है। इसलिए पुलिस ने आगे की पूछताछ में साइकोलॉजिस्ट की मदद ली गई ताकि सूचना सच उगल दे, लेकिन वह अपने बयान पर अड़ी रही। हालांकि पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जहां सूचना सेठ ठहरी थी उस कमरे में सूचना के अलावा किसी और व्यक्ति ने एंट्री नहीं की थी, जिससे यह साबित हो गया कि बच्चे की हत्या उसी ने की, कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी, जो पूरी तरह से झूठ था। जब पुलिस को सूचना सेठ से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने अगला कदम उठाया। पूछताछ के लिए सूचना सेठ के पति वेंकट रमन को जांच में शामिल किया। पति पत्नी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि वेंकट रमन केरल के रहने वाले थे। उन दोनों की मुलाकात जॉब के दौरान हुई थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अंततः 2010 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कई सालों बाद जब उनके घर बेटे का जन्म हुआ, बेटे के जन्म के बाद उनके रिश्ते में दरार पड़ गई। पति पत्नी का रिश्ता टूटने के कगार पर था। आखिर 2023 में दोनों ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर दिया था। डिवोर्स का मामला लगभग तय हो चुका था,
लेकिन यह बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाहती थी कि बेटा उनके पास रहे, जबकि वेंकट रमन बेटे की कस्टडी चाहते थे। सूचना और वेंकट रमन के बीच लंबे समय से चल रहे तलाक और कस्टडी मामले से उनका रिश्ता और खराब हो गया था। सूचना वेंकट रमन को बच्चे से मिलने भी नहीं देती थी। आखिर अदालत ने फैसला सुनाया कि हर रविवार को वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। साथ ही अदालत ने वेंकट को महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। हालांकि इस फैसले के बावजूद वेंकट और उनके बेटे के बीच कोई खास मुलाकात नहीं हो पाई। सूचना हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को बेंगलुरु से बाहर ले जाती थी। इसीलिए 31 दिसंबर 2024 को सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से गोवा चली गई थी। 3 दिन गोवा में घूमने के बाद वह एक बड़े होटल में ठहरी और फिर वापस बेंगलुरु चली आई। 4 दिन बाद वह फिर से बेटे के साथ गोवा लौटी और 6 जनवरी की रात को होटल में एंट्री की। जैसा कि हमने पहले बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की हत्या लगभग 36 घंटे पहले की गई थी। सूचना ने होटल में एंट्री करने के बाद सिर्फ 2 घंटे में ही अपने बेटे की हत्या कर दी थी और फिर अगले 18 घंटे तक उसके शव के साथ कमरे में बंद रही। सूचना सेठ के पिता ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है और इसका सही तरीके से आकलन किया जाए। हालांकि गोवा पुलिस ने इसका विरोध किया था। फिर भी अदालत ने पैनल गठित करने का आदेश दिया। अब इस पैनल की रिपोर्ट के आधार पर सूचना सेठ के भविष्य का निर्णय होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूचना सेठ एक बहुत ही होशियार और हाईली क्वालिफाइड महिला है और अगर वह मानसिक अस्वस्थता का बहाना बना रही है तो यह उनका सजा से बचने का एक तरीका हो सकता है। अगर वह मानसिक रूप से बीमार पाई जाती हैं तो कानूनी प्रक्रिया से बचने का रास्ता खुल सकता है और उन्हें कम से कम सजा मिल सकती है। कलयुग है भाई साहब, घोर कलयुग चल रहा है। सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। आप कहां से हैं कमेंट में जरूर बताएं। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।